Hello everyone. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी? पीपीटी वगैरह, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? जल्दी से ओके करा दीजिए। पीपीटी वगैरह सब कुछ ओके है? जल्दी से आ जाइए सब। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सी एंड कमेंट सेक्शन। कहाँ हैं आप लोग? सब सब छुट्टी पे रहते हैं लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। हमारी 4th यूनिट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको पता है, स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लास्ट थ्योरीज पढ़ेंगे आज। सो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम आज खत्म कर दें। सो हमारी यूनिट 4th आज कंप्लीट हो जाएगी, तो हम कल अपना 5th यूनिट स्टार्ट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फिल फॉर्म ऐप। हमारे फिल फॉर्म ऐप के अंदर ये तीनों चैनल है। तीनों चैनल में आप देख सकते हैं, ये पहला हमारा इस टेलीग्राम ग्रुप है, फिर ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। आप देख सकते हैं इन तीनों के जरिए कि अगर आप क्या करेंगे, कोई भी आपको न्यूज़ को अपडेट करना हो, कोई भी चीज़ को आपको अपडेट न्यूज़ चाहिए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। जिससे कि क्या होगा, आपको तुरंत विद इन अ सेकेंड आपको कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। सो ये हमारे कोर्सेज हैं फिल फॉर्म की तरफ से। ये आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2023 के अंदर हमारी क्या क्या प्राइजेज है। पेपर फर्स्ट का 6 मंथ का क्या प्राइस है, पेपर 2 का 12 मंथ का क्या प्राइस है, एंड पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का ये 6 मंथ का ये प्राइस है, एंड दोनों पेपर 12 मंथ का ये प्राइस है। सो ज्वाइन नाउ, डोंट मिस दिस चांस। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड नोट्स वगैरह, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेज, नोट्स, सैम्पल पेपर, आपको सब कहाँ पे मिलेगा? ओनली ऑन हमारे फिल फॉर्म ऐप पे। वो भी पेपर फर्स्ट का नहीं, इस बार पेपर सेकंड भी ऐड ऑन हो चुका है। सो आप देख सकते हैं हमारा फिल फॉर्म बहुत सारी आपके लिए न्यू न्यू चीज़ें लेके आ रहा है विद इंटरेस्टिंग वे में। सो आपको यूज कोड कर सकते हैं आशी10, गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे। फिर आप देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स। नोट्स को कैसे डाउनलोड करें? सो आप नोट्स को ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आप और भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर पे जाके, आप वैसे ही एज सेम एज आप क्या कर सकते हैं, फिल फॉर्म को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर अप टू डेट आपसे हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर देन आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको पता है मेहनत करे बिना हमें लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता है।
सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फिल फॉर्म। ये 10% ऑफ के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, ASHI10। ठीक है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, स्पेशल ऑफर है ये आप सबके लिए। एंड ये हमारे न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। MCQ और PYQs के PDF आपको सबके मिल जाएंगे 499 में। ऑल नोट्स की PDF अगर आपको चाहिए तो फिर वो भी आपको 499 में अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए आपको ऑनली, तो वो भी आपको 499 में अवेलेबल है। एंड मॉक टेस्ट ऑनली आपको चाहिए तो वो भी आपको 499 में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें आप कितने कम प्राइजेस में आपको मिल रही है। उसमें भी आपको उससे ऊपर सोने से सुहागा क्या मिल रहा है, 10% ऑफ। जो आप G210 का कोड यूज करेंगे तो आपको कितने का क्या मिलेगा, आपको 10% ऑफ मिलेगा 499 में भी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी उसमें नहीं समझ में आ रहा हो, तो कैसे कोड यूज करना है तो आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन। कभी हार ना मानने वाले परिंदे हैं हम, इसीलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाए, मंजिल को पाकर ही दम लेंगे। ओके, इसमें कहने का मतलब है हम कभी भी नहीं हार मानने वाले परिंदे हैं। हम हमेशा क्या करेंगे, कितनी भी मुश्किल आ जाए हमारे लिए, हम क्या करेंगे, मंजिल को हमेशा पाकर ही चैन मिलेगा हमें, कि हमें पता है हमारा टारगेट अगर JRF है तो मुझे JRF करके ही सुकून मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो हम हार मानने वाले नहीं है कि एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ तो क्या हो गया। सबके लिए सब चीजें हैं, क्या पता आपका आज नेट ना हुआ और नेक्स्ट टाइम आपका JRF हो जाए। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग कीर्ति। वेरी गुड इवनिंग जोया। वेरी गुड इवनिंग पंकज। आ जाइए सब फटाफट, स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करें आज के सेशन को। आज हमारा इंटरनेशनल खत्म हो जाएगा। सो आप लोगों का जोश कितना बरकरार है, से ऑन कमेंट सेक्शन। आप लोग रेडी हैं आज हमारे साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स खत्म करने के लिए? आज हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होने वाली है। सो आर यू एक्साइटेड और नॉट? आर यू एक्साइटेड और नॉट? आर यू एक्साइटेड ऑल? आर यू एक्साइटेड ऑल? सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर एग्जाम मतलब समझी नहीं कीर्ति, मैं आफ्टर एग्जाम कैसे? एग्जाम के बाद क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अभी तो हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, एग्जाम के बाद क्लासेस चलेंगी, मैं समझी नहीं। यस, यू ऑल आर एक्साइटेड ना? पंकज, यू आर नॉट एक्साइटेड? अगर मैं स्टार्ट कर दूंगी तो प्लीज अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर लीजिए, अभी मैं आपके आंसर दे देती हूँ। फिर मैं एक साथ आपको पढ़ाती रहूंगी। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा फिर वो हम एंड में उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। आज हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है सारी की सारी, कैसे भी करके। ठीक है। हाँ कीर्ति, वो तो हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, उसमें कोई शक नहीं है, वो तो हमें करना ही करना है ना। टाइम के अकॉर्डिंग भी चीजें देखी जाती है ना। फिर भी हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विनिमय दर की, एक्सचेंज रेट की। विनिमय दर क्या होती है? वह होती है जिस पर एक करेंसी का दूसरी करेंसी से विनिमय
किया जाता है जब क्या करते हैं एक एक करेंसी के साथ दूसरी करेंसी का क्या करते हैं विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में क्या करा जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे कि एक पॉन्ड को आप बता सकते हैं $2.7, मतलब एक का मतलब हर देश में हर जगह की अपनी करेंसी है, तो उसको एक दूसरे से क्या करा जाता है, विनिमय। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करता है। अगर आप मान लो उसको देख सकते हैं हम, पॉन्ड को अगर आप डॉलर के साथ लेते हैं तो क्या बताया जा रहा है कि इस स्थिति में डॉलर कमजोर और पाउंड क्या है, मजबूत हो जाता है। परंतु परंतु क्या हो जाता है अगर, तो इससे स्थिति में क्या होगा, क्या होगा, परंतु तो इस स्थिति में डॉलर क्या हो जाएगा और कम और पाउंड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है। विदेशी विनिमय दर क्या होती है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है, विदेशी विनिमय दर दो तरह की होती है। विदेशी विनिमय दर क्या होती है, दो तरीके की होती है। ठीक है। तत्काल वाली होती है और तत्काल विनिमय दर होती है, और क्या होती है हमारी अग्रिम विनिमय दर। ठीक है, दो तरीके की हमारी विनिमय दर होती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आ सकता है कि विनिमय दर एक्सचेंज रेट कितने तरीके के होते हैं, एक्सचेंज रेट कितने तरीके का होता है, तो आप बता सकते हैं तत्काल और अग्रिम। जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट वो नोट करते जाओ। ठीक है, आज हमें यूनिट खत्म करना है अपना ये, ठीक है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तत्काल आप क्या कर सकते हैं विनिमय दर की जो अवधि होती है उसको क्या कर सकते हैं, देश की करेंसी का दूसरे देश के साथ क्या कर सकते हैं, विनिमय प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं मेरी करेंसी का ये प्राइस है और दूसरी करेंसी का ये प्राइस है। जबकि क्या होता है, अग्रिम दर क्या करती है, विदेशी करेंसी की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। और आप देख सकते हैं यदि अनुबंध करते समय अग्रिम विनिमय दर वर्तमान दर के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, प्रेजेंट के साथ बराबर हो जाएगी, अग्रिम विनिमय दर वर्तमान दर के साथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अग्रिम, जब ये अग्रिम वाली बराबर हो जाएगी वर्तमान के, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इसके अंदर मूल्य क्या हो जाएंगे, क्या सब मूल्य पर कहते हैं कि यदि एक करेंसी का बाजार मूल्य दूसरी करेंसी से अधिक हो जाता है तो उसे अग्रिम विनिमय दर अधिमूल्य पर कहते हैं, उसको ये नाम दिया है। ठीक है, तो उसे यदि यदि हम बाजार के मूल्य को कम कर देते हैं तो अग्रिम दर की बट्टे क्या हो जाएंगी, दर, उसको उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का सिद्धांत। तो इसके अंदर तीन तरीके से देख रहे हैं हम, द मिंट पर पैरिटी, ठीक है, और सेकंड है द परचेजिंग पावर पैरिटी, और थर्ड है हमारा द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। ये तीनों हम करते हैं इसके अंदर, ये चीजें ही पढ़ लेना कि इसके अंदर कौन से तीन प्रमुख कारण है। ठीक है, लाइट चली गई है तो इसलिए थोड़ा सा मैं ब्लैक ब्लैक दिख रही होंगी आप लोगों को, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो, मुझे देखने की जरूरत भी क्या है, स्क्रीन तो दिख रही है ना आप लोगों को, बस। टक्सल क्या बताता है, समानता सिद्धांत या स्वर्ण मान का सिद्धांत कैसे बताता है, टक्सल बताता है कि एक अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर सिद्धांत है जो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय को स्वर्ण मानक के अनुसार कार्य करता है। उसके लिए जिस दर पर क्या देख सकते हैं आप, देश की मानक मुद्रा बदली जाती है। ठीक है, टकसाल बताता है अपने, और उस दर को स्वर्ण टकसाल दर या विनिमय दर की टकसाल दर समता कहा जाता है, क्योंकि वह सोने की टकसाल की कीमत पर आधारित होती है। और इतना ही पर मतलब इसमें इतना समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मान्यता क्या है इसकी, हर देश की करेंसी स्वर्ण से निश्चित होती है, कि ये हमारी निश्चित हो जाती है करेंसी। किसी देश की घरेलू सीमा में पूंजी क्या होती है, गतिशील होती है, किसी भी देश की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, समायोजन की प्रक्रिया क्या आती है, स्वतः होती है, और देशों के बीच में स्वर्ण का ले जाना और स्वर्ण का आना होता है। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति के लिए स्वर्ण या पेपर करेंसी में होती है, मुद्रा की आप पूर्ति करना चाहते हैं तो वो सोने में भी कन्वर्ट होती है, पेपर में भी। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होता है इसके अंदर देख सकते हैं आप, क्वांटिटी फॉरेन ट्रेड जो आप काम करते हैं देखते हैं, ये हमारा सप्लाई का हो गया, डिमांड का हो गया, इसमें गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सप्लाई का। ठीक है,
ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप क्यू आर अपना चित्र है इसके अंदर। ठीक है, उसमें क्या बता रहा है, ई क्या बता रहा है, बिंदु पर होता है, उस पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, डी1 मांग वक्र हो जाती है, ऐसे हमारी पूर्ति वक्र हो जाती है, जो एक दूसरे को काटते हैं, और यही ई बिंदु क्या करता है, विनिमय दर को निर्धारित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, जो ई वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम बता रहा है, और यही हमारी क्या दिखा रहा है हमें कि एक दूसरे पे निर्धारण कर रहा है विनिमय दर को, और स्वर्ण विद्याओं को कैसे बता रहा है। कुछ दिनों तक क्या होता है, ये सिद्धांत क्या करता है, आलोचनाएं करता है। ठीक है, परंतु जब पूरे विश्व में मंदी हो जाती है, 1930 में मंदी होती है पूरे विश्व में, तो इसमें शुरू हुई टकसाल की दर क्या बताती है, अपने आप अवस्था में स्थापित करने में असमर्थ हो जाती है, और इस सिद्धांत की आलोचना शुरू हो गई, मान लो। ठीक है, ये सिद्धांत क्या बताता है, ठीक है, व्यापार पर आधारित था, जो कि बताता है तमाम जो संस्थाएं होती हैं वो क्षेत्रीय व्यापार में कैसे काम करती है, और सरकार के द्वारा कैसे प्रतिपादन दिया जाता है, तो ये सब। ठीक है, वर्तमान समय में क्या बताया जाता है, वर्तमान समय में विनिमय कागजी मुद्रा पर आधारित होती है, जो इसके वर्तमान में असफल होने का एक प्रमुख कारण होती है। समझ गए, वर्तमान काल में क्या होता है, कागजी मुद्रा मुद्रा पर ये लोग क्या है, आधारित होते हैं। तो क्या होता है, इसलिए क्या करते हैं लोग, असफल होने का इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि ये कागजी मुद्रा पर अपना आधारित रखते हैं, अपने पर डिपेंड रहते हैं ये लोग। तो ये सिद्धांत क्या बताता है, आंतरिक कीमतों को लोचशीलता पर आधारित है। पर आजकल क्या बताता है, सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, क्या है, क्या है, सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि आलोचना के आधार पर देखा जाता है 1923 के पहले ये सिद्धांत सफल था, पर जैसे जैसे व्यापार की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, इसमें भी टकसाल के इसमें भी परिवर्तन होता है, समाप्त कर दिया जाता है। आज के समय में क्या होता है, कोई भी देश स्वर्ण मानक नहीं है, वर्तमान समय में सोना ले जाने के लिए क्या बढ़ता पड़ता है, स्वतंत्र प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि कुल मिलाकर यह देखा जाता है कि सिद्धांत की उपयोगिता केवल शैक्षिक ही नहीं रह गई है, अशैक्षिक भी है, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे ही हैं। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत क्या होता है, पीपी थ्योरी। प्रथम विश्व युद्ध के समय टकसाल ने विनिमय दर को स्वर्णमान लगभग समाप्त हो गया था उस समय। ठीक है, सभी देशों के सामने विनिमय दर की समस्या क्या हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी। तो क्या बताया था, जी कैसल ने 1922 में अपनी पुस्तक मनी एंड फॉरेन एक्सचेंज में 1940 में मनी एंड फॉरेन एक्सचेंज को विनिमय दर के निर्धारण के लिए क्या किया था, क्रय शक्ति उसकी कितनी है ये बताया था। 1920 में कैसल क्रय शक्ति सिद्धांत को विकसित किया था इन्होंने। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत दो करेंसियों के बीच विनिमय दर को निर्धारण करती है, उन करेंसियों को बताती है। तो इसमें इंग्लैंड क्या किसी वस्तु की 1 पाउंड में खरीदता है, तो भारत उसी वस्तु को ₹18 में खरीदता है। समझ गए, इंग्लैंड अगर उसी वस्तु को क्या करता है, 1 पाउंड में खरीदता है, तो फिर ये इतने में खरीदता है, ₹18 में। ठीक है, ये देखो, पौंड रुपए 18 में, तो जी कैसल के अनुसार दो मुद्राएं की विनिमय दर आवश्यक रूप से आंतरिक क्रय शक्ति के भाव पर निर्भर करती है। तो कीन्स के अनुसार दो चलनों की इकाइयों के बीच विदेशी विनिमय दर चलती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक घटता रहता है, उसी प्रकार हमारा कीन्स का क्या चलता है, लॉ चलता रहता है, विदेशी विनिमय कैसे होता है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत दो देशों के बीच विनिमय दर के उस बिंदु को निर्धारण करता है जहां दोनों देशों की अपनी क्रय शक्ति क्षमता समान होती है। ठीक है, कि वो अपने अपने, उनको पता है मैं इस करेंसी पे इतने में खरीद सकता हूँ, मैं इतने में खरीद सकता हूँ। ठीक है, विनिमय दर क्या होती है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये जीरो आधार अवधि है, ये सब देख लेना, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये याद करना है। बाकी ये डायग्राम देख लो, एक्सचेंजर क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में देख लो आप, डिमांड कब है ये मेरा, और ये मेरा क्या है, सप्लाई कब है, और मेरा ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे ये, इक्विलिब्रियम कर रहा है। ठीक है, तो डीडी विदेशी मांग वक्र है, और एसएस करेंसी हमारा दिखा रहा है। ई पर क्या दिखा रहा है, बिंदु दिखा रहा है। ठीक है, मांग पूर्ति और क्यू के बराबर हो जाती है। जब इंग्लैंड में भारतीय निर्यात महंगा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आयात क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, जब इंग्लैंड में क्या होगा, भारतीय निर्यात महंगा हो जाएगा इंग्लैंड में, तो क्या होगा, आयात क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगी। तो क्या होगा, कमी पूर्ति की कमी के कारण एसएस वक्र बाईं ओर सरक का SS1 हो जाता है, और मांग वक्र दाईं ओर से सरक कर डीडी हो जाता है। इस स्थिति में नई विनिमय दर OR1 बन जाएगी। ये देख रहे हो आप लोग, इसमें क्या हो रहा है, सरक के इधर आ गया, S1 हो गया, और इधर सरक करे D1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, उल्टा होने पर
नीचे की तरफ वक्त परिवर्तन हो जाने पर उल्टा बिंदु निचले बिंदु को क्रमशः आयात तथा बिंदु आयात को करता है। इसी को आप घटता और निर्यात कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम। ये भी इतना नहीं है, आगे देख लेते हैं। भुगतान शेष वाले पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदेशी विनिमय का जब भुगतान शेष का सिद्धांत आप देखते हैं तो विनिमय दर की मांग क्या बताती है, पूर्ति के जो सिद्धांत की बात इन दोनों पे क्या होता है, भुगतान शेष हमारा आधारित होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मांग और पूर्ति पे कितना कितना डिफरेंस आता है, क्या क्या इन पे आपस में इनका परस्पर निर्भरता होती है इनकी, उस पे हमारा भुगतान शेष का सिद्धांत निर्धारित करता है, ठीक है। अर्थात जब बताता है भुगतान शेष सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि विनिमय की दर सिद्धांत मांग तथा पूर्ति के कारण होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया इन दोनों के कारण होती है। इस सिद्धांत को विनिमय दर मांग तथा पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में अदृश्य मदें भी शामिल होती है, जरूरी नहीं है जो हमें चीजें दिखे अदृश्य मदें भी, ठीक है। क्रय शक्ति के अदृश्य मदों को शामिल नहीं किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। माना कि जिस देश की वस्तु तथा सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होता है, मान लो जिस देश की वस्तु का सेवाओं का हम क्या कर रहे हैं, निर्यात और आयात क्या कर रहे हैं, अधिक है, ठीक है, उस देश को क्या होगा, विनिमय दर बढ़ने लगती है, क्योंकि फायदा हो रहा है, उसका आयात भी अच्छा से जा रहा है और निर्यात भी अच्छे से हो रहा है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, देश का आयात निर्यात से अधिक होगा तो विनिमय दर घटने लगती है, और संतुलित विनिमय दर क्या आती है इस कारण। तो कुल आयात कुल निर्यात का मूल्य समान होना चाहिए, ठीक है। इस सिद्धांत को विदेशी विनिमय सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। मान्यताएं क्या क्या है इसमें, ठीक है। यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की तरह मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यह सिद्धांत जो है अन्य सिद्धांतों की तरह मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। ये सिद्धांत विनिमय दर के सिद्धांत को सामान्य मूल्य से क्षेत्र में लाता है। ये सिद्धांत भुगतान शेष को अन्य मदों को शामिल करता है इसके अंदर। भुगतान शेष में असंतुलन की स्थिति थोड़ा सा परिवर्तन करके ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत में मूल्यांकन करके भी विनिमय दर को ठीक किया जा सकता है, ये सब पढ़ लेना पॉइंट। अब इसके अंदर देख रहे हो D1 क्या कर रहा है, आगे की साइड शिफ्ट हो रहा है और D2 पीछे की साइड शिफ्ट हो रहा है, और एस हमारा क्या है, सप्लाई एज इट इज है हमारा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इस चित्र के अंदर कि इस चित्र के अंदर डी क्या है, हमारा मांग वक्र है, ठीक है, और एस क्या है, मेरा पूर्ति वक्र है, ठीक है। जब दोनों एक पी बिंदु पे काटते हैं तो विनिमय दर क्या हो जाती है, ON हो जाएगी, OM हो जाएगी, ठीक है, होता है। तो भुगतान शेष अनुकूल होता है, मुद्रा पर मांग बढ़ने लगती है, ठीक है। फिर दाहिनी ओर सरक जाता है जब D1 आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या नया नया संतुलन बिंदु H हो जाता है, और फिर क्या देखते हैं, विनिमय दर ON से बढ़कर ON1 हो जाती है तो आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम हो जाता है। ON से ON1 हो जाता है तो क्या होता है, निर्यात कम हो जाता है, ठीक है। निर्यात बढ़कर निर्यात ज्यादा बढ़ जाता है, आयात क्या हो जाती है, आयात ज्यादा होती है, निर्यात कम होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं D2 इसमें क्या होगा, मुद्रा की मांग बाई और खिसक कर कम हो जाए, घट जाएगी, खिसक कर D2 हो जाती है। नया संतुलन बिंदु J तथा विनिमय दर घटकर ON2 हो जाता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि मांग तथा पूर्ति दोनों में होने वाले परिवर्तन विनिमय दर का संतुलन दर को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर इस सिद्धांत को क्या बताते हैं, अनेक अच्छाइयों पे कुछ दोष होते हैं, इसमें सारी अच्छाई पढ़ ली, इसमें हम दोष पढ़ेंगे। यह सिद्धांत क्या बताता है, पूर्व प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित होता है, ठीक है, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। इस सिद्धांत में मांग की लोच क्या हो जाती है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और आंतरिक मूल्य क्या है निर्धारण में यह सिद्धांत ही सही प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त आलोचनाओं के बाद भी देखा जाए तो यह सिद्धांत सत्य के काफी नजदीक प्रतीत होता है। तो पॉइंट्स को रीड आउट कर लेना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, IMF के बारे में पढ़ा था आपने कि स्थापना के बाद समय समय पर अनेक विनिमय दर प्रचलित होती रही थी। तो स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत क्या बताया गया था कि जो लेन देन की बात मौद्रिक अथवा हम जो बात करते हैं मौद्रिक अधिकारी चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो कानून बनाकर बाजार में हस्तक्षेप करके विनिमय दर को निश्चित करता है। यदि बाजार में करेंसी की मांग बढ़ जाए तो विनिमय दर भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, जब बाजार में करेंसी की मांग बढ़ जाती है तो क्या होता है, इसमें विनिमय दर भी बढ़ जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक अधिकारी रिजर्व करेंसी को बाजार एक तक पहुंचाना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो बाजार तक लाना शुरू करता है, बाजार तक पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसके कारण बड़ी विनिमय दर क्या हो जाती है, पुनः स्टार्ट हो जाती है,
ठीक इसके विपरीत यदि करेंसी की पूर्ति बढ़ जाए तो विनिमय दर क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रक्रिया से निपटने के लिए मौद्रिक अधिकारी बाजार से क्या हो जाता है, हमें करेंसी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, ये हम एक्सचेंज कर रहे हैं, पहले एस पे थे, इस पे थे, फिर हम इधर घट जाते हैं। ये प्राइस P1 था, फिर प्राइस 2 मेरा बढ़ जाता है, इधर मेरा प्राइस बढ़ रहा है। एक्सचेंज करें तो मेरा प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये वही बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देखो उसमें देख लो। ठीक है, स्थिर विनिमय के अनेक लाभ भी होते हैं। क्या होता है, स्थिर विनिमय के अनेक लाभ भी होते हैं, क्योंकि उसमें आप करेंसी को उतार चढ़ाव भी देखते हैं, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, क्योंकि निवेशक को कोई डर नहीं होता है, मतलब वो निवेशक जो होता है, इन्वेस्टर जो होता है, उसे कोई डर नहीं होता कि ठीक है उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, निवेश की प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि उसको कोई सोचता नहीं है वो कि मेरे को लॉस हो रहा है ना। और क्या होता है, जब कारण आप सट्टेबाजी का भय नहीं रहता है तो क्या करते हैं, मुद्रास्फीति क्या हो जाती है, ये मुद्रास्फीति का भी इसमें भय नहीं रहता है, तो स्थिर महीनों में अनेक कमियां भी होती है इसके अंदर। ठीक है, मोटा मोटा पढ़ लो। विनिमय दर में कारण क्या होता है, भुगतान शेष हमेशा असंतुलित रहता है। इससे क्या होता है, स्थिर विनिमय दर के आंकड़े इकट्ठा करना काफी कठिन हो जाता है। इसमें भुगतान शेष में क्या होता है, असंतुलित रहता है। ठीक है, इसमें क्या बताता है इसके अंदर कि आपके परिणाम स्वरूप वैश्विक मुद्रास्फीति की स्थिति शुरू हो जाती है, वैश्विक, है ना। फिर भी क्या होता है, अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर विनिमय दर एक संतुलित सिद्धांत के रूप में प्रचलित हो चुकी थी, और वर्तमान समय में इसका प्रचलन कम हो गया, मतलब पहले इसका प्रचलन ज्यादा था, वर्तमान समय में इसका प्रचलन कम हो गया है। लोचदार विनिमय दर है, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखा जाए तो लोचदार विनिमय दर क्या होता है, तैरती विनिमय दर मांग की पूर्ति के लिए निर्धारित करा जाता है। इसमें ज्यादा लोचदार जो होता है, जो कम बड़ होता है, वो मौद्रिक अधिकारों का हस्तक्षेप नहीं करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लोचदार विनिमय दर का जब हम निर्धारण करते हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर, क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर। ठीक है, लोचदार विनिमय दर क्या देखते हैं, विनिमय दर का निर्धारण स्वतंत्र रूप से होता है। यदि किसी करेंसी की पूर्ति ज्यादा हो जाए तो विनिमय दर क्या होता है, भाई कमी हो जाती है। ठीक है, यदि आपूर्ति में कमी हो जाए तो मांग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसमें यही बताया कि कैसे आपकी बाजार की पर आप डिपेंड करते हैं, सब पढ़ के आए हुए हैं, मैंने बताया था अगर हमने माइक्रो मैक्रो पढ़ लिया तो हमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंटरनेशनल में अंदर हमने यही बताया हुआ है, जब हम मांग ज्यादा करते हैं तो पूर्ति की क्या उसमें सप्लाई होती है, क्या होता है, और कैसे हम एक्सचेंज करते हैं चीजों को, कैसे हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, उन्हीं सबका लेखा जोखा हमने इसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो माइक्रो मैक्रो में अगर आपने इजीली वे में पढ़ा होगा, आपने माइक्रो मैक्रो में सारी चीजें जितना भी पढ़ा दिया, तो आपको इन सब में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ये मेरा सप्लाई हो गया, ये मेरा डिमांड कब हो गया। ठीक है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब लोचदार को लागू करने के लाभ क्या होते हैं, इसका विनिमय करती हूँ मैं, तो इसका लाभ क्या होते हैं। ठीक है, सरल कार्यकर पद्धति क्या होती है, सरल समायोजन क्या होता है, आर्थिक नीतियों की स्वतंत्रता क्या होती है आपस में, जब आप नीतियां बनाते हो तो उसमें क्या आप अपने अकॉर्डिंग क्या चीजें करते हो, और सरल कार्यकरण होते हैं, इसके अलावा इजीली मेथड में आप काम कर सकते हो, इसके लाभ हैं। सरल समायोजन, आपस में एक दूसरे से समायोजन, सामंजस्य बना के काम करना, भुगतान शेष असंतुलन अपने आप ठीक हो जाता है इसमें, इसका ये लाभ है जब लोचदार विनिमय होता है, क्योंकि वो एक्सचेंज मतलब सॉरी इलास्टिक, मतलब जिसमें हम कम बढ़ कर सकते हैं, और इलास्टिक में हम कम बढ़ नहीं कर सकते, एकदम एग्जैक्ट हो जाता है वो। ठीक है, अल्पकालीन निधिया में क्या हो जाता है, उधार देने या देने की जरूरत नहीं होती, समझ गए। शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा उधार नहीं दिया जाता। प्रभावी मौद्रिक नीति होती है, प्रभाव डालने वाली, जटिल व्यापार प्रतिबंधों की जरूरत नहीं होती, ज्यादा टफ हमारे व्यापारियों की जरूरत नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को दूर करती है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता को क्या करती है, दूर करती है। ठीक है, लोचदार विनिमय दरों के लिए क्या होता है,
विनिमय दरों के विपक्ष में क्या करती है ये? दरों में क्या करती है? तर्क लगाती है। ठीक है, संसाधनों का कुआवटन हो जाता है, आपस में एक दूसरे को बांटा करते हैं लोग, बांटा सिस्टम हो जाता है। सरकारी हस्तक्षेप होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर सट्टे का प्रतिकूल प्रभाव होता है, जो सट्टे लगाते हैं एक दूसरे से कि ये इतने में होगा। स्फीति को बढ़ावा दिया जाता है, विश्व मार्केट को भंग किया जाता है। ठीक है, अल्प विकसित देशों में भुगतान शेष को घाटा होता है, समाधान में असफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अल्प विकसित देशों के भुगतान शेष घाटे के समाधान में असफल होना होता है। कैसे? अल्प विकसित देशों को भुगतान शेष घाटे की समस्या कैसे होती है? निरंतर सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे अपने क्या करते हैं? विकास के लिए कच्चे माल, मशीनरी, पूंजी, उपकरण आदि का आयात करते हैं, परंतु निर्यात प्राथमिक और अन्य वस्तुओं तक सीमित होते हैं। निर्यात जो करते हो आप प्राथमिक और अन्य वस्तुओं तक सीमित होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या आता है? विश्व बाजार में कम कीमतों पर प्राप्त होता है। यदि देश की करेंसी का निरंतर मूल्य कम होता जाएगा तो क्या होगा? भुगतान शेष का घाटा होता रहेगा। ठीक है, मूल्यह्रास से उनके व्यापार को, प्रक्रिया को बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस चित्र में आप विदेशी विनिमय कैसे करते हैं वो आप बता रहे हैं। डी व पूर्ति वक्र एस है, तो पी बिंदु पर संतुलन है, पी बिंदु पर क्या हो रहा है? संतुलन हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? विनिमय दर क्या होती है? ओ ई मेरी विनिमय दर हो गई। विनिमय दर क्या हो गई? ओ ई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मेरे पास क्या हो जाता है? मांग वक्र डी से डी वन पर सरक गया है। ठीक है, मान लो, ठीक है, डी से डी वन हो जाता है तो क्या हो गया? ये घाटे के बराबर हो जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ है कि पाउंड की मांग में वृद्धि हो जाती है ना? और अल्प विकसित देशों की करेंसी मूल्यह्रास हुआ है, घटा है मतलब। ठीक है, अब रुपए से पौंड की विनिमय दर ओई से बढ़कर ओई वन हो जाती है। मतलब अब मेरी डी वन थी मांग, सॉरी डी थी, तो मेरी डी वन हो गई, तो ये मेरी घट गई। फिर इधर क्या हो गई मेरी? क्या हो गई इधर? क्या होगी इधर? आप लोगों को इतना तो मैंने शिफ्टिंग वाला पढ़ाया है ना, क्या होता है। और पौंड की कीमत क्या हो जाएगी? जब क्या हो जाएगा? डी से डी वन पर सक गया तो क्या हो जाएगा? डी डी वन के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसके? इसका मतलब क्या होता है कि हमें नुकसान हुआ, पौंड की कीमत ज्यादा हुई है, बताया था मैंने। एक्सचेंज रेट हमने वो एक्सचेंज को कंट्रोल करने का, विनिमय दर को कंट्रोल करने का कैसे करते हैं? जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों अर्थात मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रक्रिया को विनिमय नियंत्रण कहते हैं। जब क्या होता है? जब आप विनिमय दर का निर्धारण करते हैं किसी बाजार शक्तियों पे, और मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित ना होकर सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा, मतलब उसमें सरकार का इंटरफेरेंस हो जाता है। मांग और पूर्ति का इसमें नहीं दिया गया एक्सचेंज की, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम विनिमय नियंत्रण कहते हैं। इसके अंदर तभी विनिमय में नियंत्रण होता है जब सरकार अपना हस्तक्षेप करती है। प्रोफेसर हैवरलन के अनुसार क्या बताया था? विनिमय नियंत्रण वह सरकारी नियंत्रण है जो विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देता है। समझ गए? विनिमय नियंत्रण वह सरकारी नियंत्रण होता है जो विदेशी विनिमय बाजार देते हैं। ठीक है, विनिमय नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जोया आपने 15 और 16 की, ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 और 16 सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है आपकी, हर क्लास रिकॉर्ड होती है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, हम्म, ओ एन से ओ करेंसी, है ना? जब उसमें क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, है ना? वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी अपनी 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 कंट्री की। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाता है? विनिमय नियंत्रण मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के द्वारा। विनिमय नियंत्रण क्या बताता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आप देख सकते हैं सरकारी हस्तक्षेप भी होता है, प्रतिबंध होता है विनिमय से, भुगतान में समझौता भी करते हैं आप, स्वर्ण नीति भी होती है, विनिमय संशोधन की प्रक्रिया होती है, यथास्थिर समझौते होते हैं। 1 2
3 4 5 6 हो जाता है। सरकारी हस्तक्षेप होता है इसके अंदर। विनिमय प्रतिबंध हो जाता है, ठीक है। फिर भुगतान समझौते होते हैं, स्वर्ण की नीतियां होती हैं, विनिमय का संशोधन की प्रक्रिया होती है, यथास्थिर समझौते होते हैं। ब्याज दर में परिवर्तन कैसे होता है? ब्याज दर में परिवर्तन कोटा तथा प्रशुल्क, ये अप्रत्यक्ष में देख रहे हैं आप। ब्याज दर में परिवर्तन होता है, इसमें कोटा तथा प्रशुल्क चीजें होती है, सब्सिडी वगैरह, ये अप्रत्यक्ष में आता है। ये हमें इनडायरेक्ट में मिल रहा है, डायरेक्ट में ये सब चीज। विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधियों में विनिमय दर को ऊंचा या नीचा रखकर क्या करती है सरकार? प्रत्यक्ष विधियों को विनिमय ऊंचा या नीचा रखकर केंद्रीय बैंक देश में अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है। इसके अलावा इसके अवरुद्ध खाते में क्या करता है? ऋणी देश अपने देश के हितों को साधता है। तो क्या बताता है? इसका प्रयोग ज्यादातर देश में मंदी के समय में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोहरी विनिमय दर के माध्यम से भी क्या होता है? सरकार क्या करती है? दोहरी गणना वाली चीज बताई थी कि कैसे होता है। तो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती है। सब चीजें वही माइक्रो मैक्रो से रिलेटेड आ रही है, देख लो आप खुद ही। आप कहोगे कि मैम गलत बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप माइक्रो मैक्रो अच्छे से कर लेंगे फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप प्रत्यक्ष विधियों में, अब आप कहो कि मैम इन चीज़ों को बार बार रिपीट करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास आप देख पा रहे हो टाइम पीरियड बहुत कम है। ऐसे में अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने लग गई तो फिर हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपको इसीलिए मैंने माइक्रो मैक्रो में बहुत टाइम दिया है कि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए, और उन क्लासेस में मैंने टाइम भी बहुत दिया क्वेश्चन पुटअप करने के लिए। अप्रत्यक्ष विधियों में ब्याज दरों में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था को क्या करा जाता है? प्रतिकूल से अनुकूल बनाया जाता है। मतलब आप प्रत्यक्ष विधियों को आप यूज करके ब्याज दरों में परिवर्तन करते हैं तो क्या देखते हैं? प्रतिकूल से अनुकूल बनाते हैं। इसके अलावा सब्सिडी के माध्यम से भी कोई देश विनिमय नियंत्रण की प्रक्रिया संचालित करता है, ठीक है। भारत में विनिमय नियंत्रण सबसे पहले 1939 में कोई बात नहीं, इसमें क्या देखते हैं? 1939 में लागू किया गया था, 1939 में लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन को सहायता प्रदान करना था, ठीक है। इसके पश्चात क्या बताया था? 1942 में विनिमय नियंत्रण अधिनियम के द्वारा विनिमय नियंत्रण को स्थायी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इसमें स्थायी कर दिया गया था 1942 के पश्चात। और 1973 तक आते आते एक नया कानून फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा को लागू किया गया था। मतलब 1973 तक आते आते एक नया कानून फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। आगे चलकर क्या बताया था? इसको और परिष्कारित करके 1 जून 2000 को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के रूप में लागू किया गया। समझ गए? आगे चल के इसको और परिपक्व करके 1 जून 2000 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया था। जो है सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आराम से इसी मंथ हो जाएगा, बल्कि हमारा सिलेबस कंप्लीट। और जून का एग्जाम होगा भी तो अराउंड 16-17 के अराउंड ही होगा, इससे पहले नहीं होने वाला, और बल्कि इसके बाद ही होगा, है ना, 20 के अराउंड ही होगा, ठीक है। इसके बाद ही होगा, ठीक है, इससे पहले नहीं होने वाला। सो क्या देखते हैं आप इसके अंदर?
डोंट वरी, हमारा सिलेबस आराम से क्लियर हो जाएगा। हमारी 4th यूनिट आज खत्म हो जाएगी, 5th यूनिट भी छोटी सी है, बाकी यूनिट सब हम कर लेंगे। और मैथ, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैंने आपके लिए सोचा था, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि आपके लिए सरप्राइज था कि इकोनोमेट्रिक्स और प्लस स्टैट्स और प्लस मैथ्स के लिए मैंने बोला था आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सॉरी, ये सरप्राइज मैं आज रिवील कर रही हूँ, बट ये सरप्राइज पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, वो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, बट वो एक्चुअली आउट ऑफ दिल्ली हैं। आउट ऑफ दिल्ली आप समझ लीजिए, आउट ऑफ इंडिया। सो अभी वो यहाँ है नहीं और वो अभी आ भी नहीं पाएंगे। वो आएंगे जून में, और जून तक हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सो दैट्स वाई मेरी कोशिश यही थी कि इकोनोमेट्रिक्स और स्टैट्स और मैथ्स वही आपको पढ़ाएं। तो वही कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसकी चलती है, तो वही चीज़ है, उनको भी कुछ अर्जेंट आ गया था, डेट्स में उनको जाना पड़ा। बट कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया है काफ़ी अच्छे से। आप समझ सकते हैं, जिसकी स्पेशलिटी इन सब चीज़ों में होगी, तो वो उसका एक गाइडेंस ही हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना? वी ऑल आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं होते हैं। हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं होती। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप इन तीनों को हम अपने आप ही करेंगे, और बहुत जनरली, मतलब ज़्यादा नहीं, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स और मैथ्स में जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, दो चार डेरिवेटिव आता है, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो उसके ज़रिए क्या करेंगे हम, कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, एग्ज़ाम 13 से 22 तक ही है एग्ज़ाम। अरे बच्चा, 13 से 22 के बीच में है, तो 13 को एग्ज़ाम थोड़ी ना हो जाता है। पहले लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम होते हैं ना 2-3 दिन, कि सीधे इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होता है। पहले लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो 2-3 दिन तो उसी के एग्ज़ाम होंगे ना। एग्ज़ाम नहीं होगा इतनी जल्दी, अभी नहीं होगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम होगा तो आपका 16-17 के अराउंड होगा, 13 को एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। हाँ, जो है अभी नहीं होता है, थर्ड फेज़ में ही आके, थर्ड या सेकंड फेज़ में आता है। फर्स्ट फेज़ में तो कभी होता ही नहीं है हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम, चांस ही नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेजेस को डाल देते हैं। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन, चलो चलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आर्थिक विकास होता है, इसके अंदर विदेशी मुद्रा के क्रय पर नियंत्रण देखता है, विदेशी मुद्रा के बहिर्गम पर, मतलब जो बाहर को जाने वाली चीजें होती है, मुद्रा होती है, उस पर रोक कर देता है, और विनिमय दर को स्थिर बनाए रखता है, इसके अंदर सट्टेबाजी में कमी कर देता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट समझ लेना। विनिमय दर के क्या उद्देश्य है, ये पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कितना रह गया, एक सेकंड देख लेते हैं। अरे अभी तो बहुत सारा है, चलो कुछ नहीं, देखते हैं, चलो जितना हो जाएगा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्था है, जिसके द्वारा क्या देखते हैं, मुख्यालय वाशिंगटन में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन में है। तो इसमें क्या बताते हैं, जुलाई 1944 के अंदर ब्रिटेन वुड्स में समझौते के अनुसार क्या बताया था, 44 राष्ट्रों में इस कोष में स्थापना करी थी। 44 राष्ट्रों ने 1944 में इसके ब्रिटेन वुड्स में समझौते के अनुसार 1 मार्च में इन्होंने क्या बताया था, 1947 में इसके कार्य प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 189 है। कितनी है प्रेजेंट में, कितनी है? 189। इट इज इम्पोर्टेंट, इसके अंदर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय जो वॉशिंगटन में था, उसको जुलाई 1944 के बीच में ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार 44 राष्ट्रों में कोष में स्थापना करी गई थी, बट 1 मार्च 1947 में इसके कार्य की प्रारंभ कर दिया गया। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 189। तो ये याद रखना, पहले कितनी थी? 44 थी, तो अब कितनी हो गई। आईएमएफ के उद्देश्य क्या थे? ऐसी स्थायी संस्था होती है जिसके माध्यम में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं के संबंध में विचार करते हैं, उसको सहयोग को प्रदान करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से आप क्या करते हैं, संतुलित वृद्धि को सुगम बनाते हैं। क्या करते हैं इसमें? सुगम बना, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है, विनिमय स्थिरता को क्या देता है? बढ़ावा देते हैं, मतलब इसकी एक्सचेंज को क्या करते हैं, स्थिरता को बढ़ावा देता है, और सदस्यों को सुव्यवस्थित करता है, प्रबंध बनाए रखता है इसके अंदर।
दोबारा चीजों को व्यवस्थित करता है। सदस्यों के चालू लेन देन में जो करंट में चल रहा है उसको संबंध को भुगतान की क्या बहुउद्देशीय प्रणाली की संस्था क्या बताई जाती है? बहु ठीक है। संतुलित को सुगम बढ़ाना होता है, विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देता है और सदस्यों को देशों में सुव्यवस्थित करता है। चालू लेन देन के संबंध में क्या करता है? भुगतान की बहुउद्देशीय प्रणाली की स्थापना करने में उन विदेशी विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करने की सहायता करता है और विश्व व्यापार में वित्तीय बाध्यता पहुंचाता है। ठीक है, सदस्यों को क्या करता है? उचित संरक्षण के अंतर्गत कोष में क्या करता है? संसाधन उपलब्ध करके उन्हें विश्वास जगाना है और इस प्रकार उन्हें क्या बताता है? सब अवसर प्रदान करता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में जब आप खतरा कोई भी उत्पन्न होने वाला होता है तो उसे उपाय को आप अपनाएं, इसलिए होता है ये। और अपने भुगतान शेष को संतुलित कर सकें, ये बताता है जब ये IMF के जो उद्देश्य होते हैं। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये सुधार कार्य कर रहा है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ द फंड क्या बताता है कि कोष सदस्यों में आप क्या देखते हैं कि अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में करता है और भुगतान संतुलन को ठीक कर सके, इसलिए शॉर्ट टर्म ये लोन दे देता है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या होता है? सदस्य देशों में प्रशुल्क, टैरिफ और अन्य व्यापार प्रतिबंधन लगाना होता है। कोष अपने सदस्यों को मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के संबंध में तकनीकी सलाह भी देता है और इसमें ये बताता है, यह शोधनात्मक अध्ययन करता है और उन्हें प्रकाशित भी करता है। जिन देशों में भुगतान शेष संबंधित कठिनाइयां दिखता है उसमें क्या होता है? प्रतिकूल चीजों को प्रदान करता है। क्या करता है? ये प्रतिकूल चीजों को प्रदान करता है। ठीक है, ये अपनी केंद्रीय बैंकिंग सेवा को क्या करता है? राजकोषीय मामलों के विभाग में IMF संस्थान क्या देता है? सदस्यों को राष्ट्रीय कर्मचारी के वर्ग के रूप में राष्ट्रीय भुगतान शेष पर अल्प प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। इस प्रकार करता है। अब वर्किंग ऑफ द फंड में क्या क्या होता है? विश्व में ये इतना इम्पोर्टेंट, क्रॉस लगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। वित्तीय संसाधन क्या होता है? क्या करा जाता है? देशों का कोटा होता है, सोना बेचने से प्राप्त क्या देखता है? जीवित तथा इसमें उधार लेना शामिल होता है। हम याद कर लो वित्तीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, देश के सदस्यों को आवंटन करके कोटे के आधार पर करता है। इसके अंदर क्या करता है? जब कोई देश कोष में शामिल करता है उसका कोषाध्ययन किया जाता है, उसके अंशदान की है ना वो निर्धारित करता है। और IMF जब बनाया गया था तो प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक कर दिया गया था कि वे अपने कोटे का 25% स्वैट रूप में रख सके और 1978 में ही समाप्त भी कर दिया गया था। जब बताया, जब ये अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व पर परिसंपत्तियों की बात करता है तो क्या बताता है? कोटा का शेष 75% भाग देश की अपनी करेंसी में अदा कर दिया जाता है ना। कोष का उधार लेना मतलब फंड बोरिंग करना क्या होता है? ठीक है, कोष का उधार लेना कैसे बताते हैं? कोटा अंशदानों के अतिरिक्त IMF सदस्यों को जो सोना बेचकर अपना कोष बढ़ाता है ना, तो ये क्या बताता है? सरकारों को, केंद्रीय बैंकों को क्या बताता है? औद्योगिक देशों की निजी संस्थाओं से क्या बताता है कि बैंक में कैसे सऊदी अरब जैसे चीजों को उधार भी देता है। ओपेक देशों की बात करी जा रही है। ठीक है, जनरल अरेंजमेंट टू बोरो मतलब मान लो 11 औद्योगिक सदस्यों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होती है। ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सामना करने के लिए उधार लेता है। कोष का उधार देना क्या होता है? फंड लैंडिंग क्या होती है? कोष की ओर से सदस्यों को उधार उनके चालू खाते में भुगतान शेषों को असंतुलन के वित्त को अस्थायी सहायता देने के लिए दिया जाता है। मतलब कोष में जब आप सदस्यों को उधार देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बताता है?
उसमें क्या बताता है कि भुगतान शेषों में जब असंतुलन हो जाता है तो वित्त को क्या करता है, वो अस्थायी सहायता देने के लिए दिया जाता है। यदि किसी सदस्य की कोष के पास राशि उसके कोटा से कम है तो वह अंतर रिजर्व बैंक भाग लेता है इसके अंदर। ठीक है, बफर स्टॉक, ये बीएसएफएफ विस्तृत वित्त पोशाक, ये इसको ये बोलते हैं संगठित पूरक वित्त पोषक सुविधा, ये सब याद कर लेना। उधार देने के विविध रूप होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, कोई 7 याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ना। ठीक है, अन्य सुविधा क्या देखते हैं आप इसके अंदर, आईएमएफ अपने सदस्यों के विभिन्न प्रकार की क्या देता है, सहायता देता है। अन्य सुविधा बता रहे हैं, यह भुगतान क्या बता रहा है, विनिमय दर को संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने विशेषज्ञों को तो क्या करता है, देशों को भेजता है, और स्थानीय जो अधिकारी होते हैं उसके उसको विचार विमर्श करता है ये। ठीक है, तो और फिर अपनी रिजर्व क्या करता है, राजकोष के द्वारा क्या बताता है, उपाय को सुझाता है। क्या बताता है, सुझाता है। ठीक है, बेटा ये इसकी फुल फॉर्म ही है हिंदी में, जो है इसकी फुल फॉर्म ही है, हिंदी में है बट इंग्लिश में नहीं है, और आप लोग को हिंदी में ही चाहिए होता है, इसलिए मैं हिंदी में लेके आई हूँ पूरा। अन्य सुविधा क्या होती है इसके अंदर, आई एम बता दिया मैंने। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो होता है इसके अंदर मुद्रा कोष की उपलब्धियां। ठीक है, सुरक्षित कोष की स्थापना करता है इसके अंदर, मुद्रा कोष के प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश को क्या करता है, अपने कोटे का एक बड़ा भाग देता है। 75% जमा करना इसको पड़ता है। इससे क्या होता है, मुद्रा कोष के पास सभी सदस्यों की क्या होती है, मुद्राओं का अच्छा कोष बन जाता है। मतलब इसके पास क्या हो जाएगी, अच्छी तरह अपनी कोष इकट्ठी हो जाएगी जब इतने इतने सब देंगे अपना। विदेशी व्यापार का विस्तार कैसे होता है, इसको विस्तार कैसे, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। आईएमएफ के कारण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पर्याप्त विस्तार होता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि इन्होंने अपने सदस्यों के देशों के भुगतान संबंधित क्या बताता है, कठिनाई को दूर करने का योगदान करता है। क्या करता है बेटा, वो नोट्स है, वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, नोट्स है, ये अपने अकॉर्डिंग किया होगा मैंने, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो क्रॉस लगाए तो ये पढ़ना नहीं है, और मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो पढ़ाऊंगी क्यों, मुझे क्या है इसमें, मेरे को क्या मिल रहा है। इतना मत ध्यान दिया करो बेटा, स्टेबिलिटी मैं हूं ना, मैंने आपको पहले ही बोला, बस पढ़ो अब आराम से, टेंशन नहीं लो, इतनी छोटी छोटी चीज पर क्यों ध्यान दे रहे हो। स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या देखा जाता है, मुद्रा कोष की स्थापना के साथ क्या करा जाता है, विदेशी विनिमय दरों को पर्याप्त स्थिरता इसमें देखते हैं। विदेशी विनिमय किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ावा देने में, व्यापार करने में आगे बढ़ता है ना। तो इम्प्रूवमेंट इन डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष असंतुलन में सुधार। मुद्रा कोष में क्या करते हैं, भुगतान शेष में उत्पन्न अल्पकालीन में असंतुलन को दूर करने के लिए सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ती है। इससे सदस्य देशों में अपने अल्पकालीन भुगतान शेष का असंतुलन को दूर करने में पर्याप्त सहयोग इसमें क्या होता है, प्राप्त होता है। चेक ऑन करेंसी डिवैल्यूएशन, मुद्रा अवमूल्यन पर रोक। तो मुद्रा कोष की स्थापना के पहले विभिन्न देशों ने अपने निर्यात में वृद्धि करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लिया था। इससे क्या होता है, प्रतिस्पर्धात्मक क्या देता, मूल्यन में बहुत वृद्धि हो गई थी। किंतु आईएमएफ की स्थापना से इसमें उल्लेखनीय रोक लग जाती है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, कैसे आप अपने मूल्य को कैसे वृद्धि करते हो, आईएमएफ की स्थापना कितनी इसमें रोक लगाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो जाता है, आज कोई भी सदस्य देश अपनी मुद्रा कोष की जो सहमति लिए बिना अपनी मुद्रा को अवमूल्यन नहीं करता है, इसकी सहमति लेता है पहले वो। ठीक है, नो इंटरफेरेंस हो जाता है इन डोमेस्टिक इकोनॉमिक अफेयर्स में, घरेलू आर्थिक जो मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो मुद्रा कोष के जो सदस्य होते हैं वो देशों के घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तकनीकी सहायता एवं वित्तीय परामर्श। ठीक है, स्वर्ण मान गेन्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, इसका क्या गेन्स होता है, इसका क्या बताया हो। यद्यपि क्या होता है, विश्व में स्वर्णमान जब समाप्त हो चुका है तो परंतु मुद्रा कोष की स्थापना में जब अपनाया जाता है तो इसके लाभ प्राप्त मिलते हैं, हमें लाभ मिल रहा होता है इससे।
बहुमुखी भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन देता है। तो मुद्रा कोष की स्थापना से विश्व के देशों के बीच बहुमुखी व्यापार एवं भुगतान प्रणाली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है इसमें, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं इसके अंदर, एसडीआर होता है इसके अंदर, विशेष उदाहरण अधिकार होते हैं, जो कि 1970 के प्रारंभ में आईएफ ने विशेष अधिकार निर्माण और जारी करने में एक स्कीम चलाई थी। तो एसडीआर को कागजी सोना भी कहते थे। क्या कहते थे? एसडीआर को कागजी सोना। और 1969 में कोर्स ने इसे समझौते नियमों का पहला संशोधन किया था और इसका निर्माण किया था एसडीआर का। एसडीआर का विश्व रिजर्व तक स्टॉक बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? शर्त रहित रिजर्व बैंकों को परिसंपत्ति के रूप में निर्मित किया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो तरलता होती है उसकी समस्या का हल करा जा सके, ठीक है। एसडीआर सदस्यों को उनके कोष के कोटे के अनुपात क्या किया जाता है? आवंटित किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। एसडीआर के लाभ क्या होते हैं? इसमें अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है जो कोष के विशेष आहरण लेखा में रखी जाती है। इसका क्या होता है कि सभी करेंसियों को कोटा का मूल्य निर्धारण एसडीआर में किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति को एसडीआर में केंद्रीय बैंकों सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रिजर्वों में रखा जाता है, ताकि वे अपने भुगतान शेषों की कमियां या अतिरेकों में वित्त की व्यवस्था कर सके, अपनी वित्त की व्यवस्था को कर सके। इसीलिए कोष द्वारा क्या करा जाता है? कर्जों और पुनर्भुगतान में क्या देखा जाता है कि किए बिना क्या देखते हैं इसके अंदर? भुगतान के अंदर क्या देखते हैं? किए गए सब लेन देन कोष के तरल रिजर्व कोष की पूंजी आदि को एसडीआर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं? कोष विशेष रण में क्या लिखा जाता है कि रखे गए एसडीआर के समस्त धारणों पर ब्याज देता है और भागीदारी को क्या करता है? आवंटनों का उसी दर से ब्याज वसूल करता है, ठीक है। एस कीर्ति, क्या हुआ कीर्ति? व्हाट हैपन बच्चा? एसडीआर में एक नई किस्म के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक रिजर्व होते हैं। इसका निर्माण इसलिए किया जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के, कोई बात नहीं बेटा, कल आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है। अगर आपको फीवर लग रहा है फिर आप दवाई ले लो, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन आएगा वो पढ़ लेना, ठीक है। आप, हाँ, जिसको भी भाई थोड़ा सा भी हेल्थ इशू लग रहा है वो आराम करो अपना, जरूरी है, ठीक है। टेक केयर बच्चा, ध्यान रखो, ओके। कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेना, पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छे से रेस्ट करो, मेडिसिन वगैरह लो, ठीक हो जाएगा, ओके। टेक केयर। मुद्रा प्रणाली में क्या देखा जाता है? एकमात्र डॉलर देखा जाता है, जो कि कीमतों में क्या उतार चढ़ाव पर निर्भर कर रहा होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में आप देखते हैं ना, उसे सुधार लाने के लिए इसका निर्माण किया गया है एसडीआर का, ताकि कोष के सदस्यों को भुगतान शेष में क्या करना पड़े? आधार को असंतुलन करने को ठीक किया जा सके, जब असंतुलन आए। भारत तथा मुद्रा कोष, इसके अंदर इंडिया एंड द आईएमएफ देखा जाता है। तो भारत आईएमएफ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसने 27 दिसंबर 1945 को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 1970 तक भारत का कोटा जो था 5वां भाग था इसका, और इसे एक स्थायी अधिशासी निदेशक नियुक्त करने का अधिकार था। इसको किसको था? आईएफ के संस्थापक को। तो इसमें क्या बताया था, जब 1970 के बाद कोष को कोटा बढ़ाया गया तो जापान, कनाडा, इटली के कांटे भारत से बढ़ गए थे। इससे क्या बताया था? प्रशासनिक निदेशक के रूप में भारत को स्थायी पद समाप्त हो गया था। तो कोटे के 11वें पुनरीक्षण में क्या बताया गया था? भारत का कोष में कोटा 2.09% से कम होकर 1.96% हो गया। ये याद रखना, प्रतिशत वाला। भारत उन देशों में से है जिसे कोष की सहायता से बहुत लाभ हुआ है। यह कोष की विविध एजेंसियों से समय समय पर सहायता पाता रहता है और नियमित रूप से अपने ऋण का पुनर्भुगतान करता रहता है, ठीक है। 1947 से 1955 के बीच भारत ने अपनी भुगतान शेष कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए कोष से $100 मिलियन को 2 बार उधार लिया, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, 1957 से लेकर 1975 तक के बीच में 8 बार आईएमएफ से भारत को ऋण लिया था। आईएमएफ से भारत ने ऋण लिया 8 बार। कितनी टाइम्स लिया था? 8 बार। तो इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
भारत ने आईएमएफ ट्रस्ट कोष के अंतर्गत 1 जुलाई 1978 से 21 फरवरी 1981 की अवधि में अपनी भुगतान शेष की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए रियायती दरों पर एसडीआर 529 मिलियन के कर्जों पे प्राप्त किया था। और जनवरी 1991 में भारत ने 3 महीने के लिए क्या किया था? 3 महीने के लिए क्या किया था? $0.79 मिलियन ऋण प्राप्त किया था। उसी समय भारत ने क्या बताया था? सीसीएफएफ के अंतर्गत इतना विनिमय डॉलर का ऋण प्राप्त किया। इसी प्रकार जुलाई 1991 में $220 मिलियन तथा सितंबर 1991 में $635 मिलियन का कर्ज लिया। 31 अक्टूबर 1991 में कोष ने $2.2 बिलियन का ऋण मंजूर किया, जो नवंबर 1991 से जून 1993 के दौरान 8 भागों में वितरित किया था। कितने किया था? 8 भागों में। अपने भुगतान शेष के घाटे को पूरा करने के लिए इन्होंने ऋण लेने के अतिरिक्त क्या बताया? भारत को कोष की सदस्यता का कई प्रकार से भी लाभ हुआ था। तो कोष के सदस्य होने के नाते भारत के विश्व बैंक का जो सदस्य था, उसने अपनी विविध विकास की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक का सहायता प्राप्त करी थी इन्होंने। ठीक है। और आईएमएफ संस्थान के माध्यम से जो भारत के कर्मचारियों थे, उन्होंने क्या बताया था? मौद्रिक कोषीय बैंकिंग, विनिमय तथा भुगतान शेष की विषयक नीतियों पर अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता रहा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक पे क्या बताया? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी तथा विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत 1945 के इस उद्देश्य से हुई थी। ठीक है, समझ गया? वर्ल्ड बैंक की बात की गई थी इसके अंदर कि युद्ध की कालीन अर्थव्यवस्था को शांतिमय ढंग से सामान्य स्तर पर लाने की सहायता की जाए। ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संस्था होती है। जो है, समझ में आ रहा है बच्चा? तो विश्व बैंक के ग्रुप की बात करते हैं इसके अंदर। विश्व बैंक के हम ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है। इसका निर्माण 5 संस्थाओं को मिलाकर किया गया है। सबसे पहले था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी 1944 में। फिर सबसे पहले फिर सेकेंड आता है हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो की बात की गई थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी 1956 में। ठीक है, 1956 में इसकी बात की गई थी। ठीक है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जो होती है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988 में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट 1965 में। ठीक है। विश्व बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं हमारे? उत्पादक के जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए पूंजी का निवेश की सुविधा करता है और सदस्यों के लिए पुनर्निर्माण करता है, विकास की सहायता करने के लिए। और कम विकसित जो देश होते हैं वो क्या करता है? उसको उत्पादक की सुविधा और संसाधनों के बीच में प्रोत्साहन देता है। ठीक है। गतिविधियों को देकर निजी विदेशी को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है अथवा निजी निवेशकों द्वारा ऋणों तथा अन्य निवेशों में भागीदारी को क्या करता है? बढ़ावा देता है। और उचित शर्तों पर पूंजी उपलब्ध ना हो तो अपने संसाधनों से उत्पादक उद्देश्य के लिए वित्त की व्यवस्था करके निजी निवेश को संपूर्ण करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दीर्घ स्थायी संतुलित वृद्धि दर को बढ़ावा देता है। अन्य माध्यमों के अंतर ऋणों में क्या करता है? इसे द्वारा दिए गए गारंटी ऋणों की व्यवस्था क्या करता है? छोटी बड़ी परियोजनाओं को ध्यान दिया जाता है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो आप देखते हैं तो उसके अंदर ऋण लौटाने पड़ते हैं इसमें। ठीक है। भारत तथा विश्व बैंक में, भारत बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो कि क्या बताता है? अधिशासी और निदेश बोर्ड पर बहुत वर्षों तक स्थायी स्थान प्राप्त था। बैंक भारत को ऋण देकर क्षेत्र सर्वेक्षण करके विश्व का क्या बताता है? पूर्ण सलाह देता है। और इसमें क्या बताता है? मिशन अध्ययन को क्या करा जाता है? ईडीआई भारतीय कर्म के द्वारा
प्रशिक्षण देकर भारत को योजनाबद्ध करके सहायता देता रहता है। और इसके बैंक के जो मिशन होते हैं वो नई दिल्ली में एक प्रमुख अधिकारी भी होता है उसका, जो भारत में क्या करता है, सहायता परियोजनाओं को देखभाल करता है और परामर्श करता है कि बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। 30 जून 1999 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत विश्व बैंक से उधार लेने वाला होता है, ठीक है, तीसरे स्थान पर था, ठीक है। इससे क्या होता है, बिलियन के अंदर डॉलर ऋण प्राप्त करता है, ठीक है। जून 2000 में क्या करता है, ये बिलियन उधार देने का निर्णय करता है। तो विश्व बैंक भारत को विभिन्न प्रकार की योजनाओं में सहायता देता रहता है, जैसे बंदरगाहों का विकास, तेल है ना, गैस शक्ति की परियोजना, बायन कोयला, एल्यूमिनियम, लोहा, रेलों के आधुनिकीकरण, तकनीकी सहायता, ये सब क्या करता है, इसमें क्या करता है, देता रहता है। अब हम एशियाई बैंक की बात करते हैं, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हम बात करते हैं इसकी। इसमें बात क्या बताता है, 1950 के दशक में क्या देखता है ये, कि यह विचार प्रबल हो गया होता है कि एशियाई देशों की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करने के लिए विश्व बैंक की तरह एक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, विश्व बैंक की तरह एक संख्या होनी चाहिए। 19 दिसंबर 1966 को मनीला फिलीपींस में एडीबी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय क्या बताया था, मनीला में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, मनीला, ठीक है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 67 है, कितनी है, 67। एडीबी के उद्देश्य क्या है, एशियाई विश्व विकास के बैंकों की जब बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व बैंक द्वारा दिए जा रहे कार्यों को एशियाई देशों में पूर्ति करना। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है। एडीबी के क्या उद्देश्य होते हैं, एशियाई विकास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा दिए जा रहे कार्यों की एशियाई देशों में आपूर्ति करना होता है, इसके उद्देश्य है, ठीक है। इसमें क्या बताता है, पूंजी निवेश करना बताता है कि पूंजी में निवेश कैसे करते हैं, है ना, पूंजी में निवेश कैसे करते हैं वो बताता है इसके अंदर, ठीक है। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, उपलब्ध जो संसाधन है उनका उपयोग करना। विकास के लिए क्या होता है, योजनाओं और नीतियों का समन्वय करना होता है। विकास के लिए क्या करना था, योजनाएं और नीतियों का समन्वय करना होता है। तकनीकी सहायता प्रदान करना, इसमें क्या करता है, तकनीकी सहायता को क्या करता है, प्रदान करता है ना, तकनीकी सहायता की प्रदान करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों का क्या करता है, सहायक करता है, संस्थाओं के साथ सहयोग करके क्षेत्र में विकास कार्यों को निवेश करता है। एडीबी के कार्य क्या है, एशियाई बैंक निम्न कार्य करता है, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, ये 3 प्रकार का ऋण देता है, कैसे देता है, 3 प्रकार का, परियोजना संबंधी, क्षेत्रीय विकास के रिलेटेड, कार्यक्रम संबंधी। तो ये तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, एशियाई विश्व बैंक जो होता है हमारा, उनके कोष का स्थापित करता है, कैसे, जब एशियाई विकास की कोष कृषि विशेष में बात करते हैं, तो बहुउद्देश्य विशेष कोष में, इन कोषों में से दिए जाने वाले ऋण नरम कहलाते हैं, ठीक है। तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एडीबी के क्या है, तकनीकी सहायता विशेष कोष स्थापित किया है। सर्वेक्षण और शोध, सर्वे एंड रिसर्च, एडीबी का एक अन्य कार्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना होता है। इससे संबंधित सर्वेक्षण क्या बताता है, शोध कराता दिखाता है कि नीति निर्धारण कैसे किया जा सके, ठीक है। गरीबी कम करना होता है, पॉवर्टी रिडक्शन करता है इसके अंदर। 1990 के दशक में एडीबी गरीबी कम करने का सामाजिक बुनियादी ढांचे से प्रकृति वातावरण को सुरक्षित रखने पर अधिक बल दे रहा था। कौन दे रहा था, एडीबी। मूल्यांकन क्या है इसका,
एशियाई विश्व बैंक को क्षेत्रीय देशों की विकास की समस्याओं का समाधान करने में क्या करता है, विशेष सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि क्या देखते हैं, इन देशों की आवश्यकताओं की तुलना में वित्तीय स्रोत कम है। यद्यपि विकसित देश इस सदस्य में प्रारंभ से ही सहायता कर रहे होंगे, तो क्या होगा, एशियाई क्या करेगा, अधिकतर देश गरीबी होने के कारण अधिक योगदान देने में असमर्थ। मतलब अगर जहाँ मान लो अगर विकसित देश है तो वो मान लो सहायता कर रहा है, ठीक है, और एशियाई अधिकतर देश गरीब होने के कारण अधिक योगदान देने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि वो क्या है, गरीब है। ठीक है, बैंक की स्थापना जब आप करेंगे तो समय भारत में मान लिया जाता है कि बैंक से उधार नहीं लेगा, ताकि छोटे सदस्य देशों को अधिक सहायता प्राप्त हो सके। जब चीन बैंक सदस्य बना बना तो भारत ने भी सहायता लेनी प्रारंभ कर दी थी। इसी कारण बैंक के ऋणों में क्या होता है, वृद्धि हुई है। ठीक है, बैंक के ऋणों में वृद्धि होने का दूसरा कारण गैर परियोजना प्रोग्राम ऋणों का प्रारंभ करना है। ये ऋण सदस्य देशों की भुगतान से समस्याओं को सुधारने के लिए है, और इनके साथ ये शर्त होती है कि उधार लेने वाला देश बैंक द्वारा बताई गई आर्थिक नीतियों का अनुसरण करेगा। ठीक है, ऐसे ऋणों का वितरण क्या होता है, शीघ्र होता है, जबकि परियोजना वाले ऋण धीरे धीरे वितरित हो जाते हैं। ठीक है, भारत और चीन की अभी तक एशियाई विकास सीधे उधार ले रहा होता है, एशियाई विकास का कोष से ऋण ले रहा होता है इससे। ठीक है, प्राप्त नहीं होता, जो कि नाम मात्र क्या होता है, ब्याज दर को नरम ऋण प्रदान कर रहा होता है। 1980 के दशक में एडीबी क्या करता है, शहरी पर अधिक बल देता है, जिससे कि क्या होता है, ऊर्जा उद्योग, परिवहन और सज्जन और वित्तीय संस्थाओं में सुधार शामिल है। बैंक द्वारा जब ऋण लेते हो तो अनुदान देने से विकास के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई होती है, लेकिन फिर भी विस्तृत गरीबों में कोई भी कमी नहीं आई होती है। ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस में ट्रेड देखते हैं आप, डेवलपमेंट करने का। ठीक है, इसका क्या ट्रेड करने का डेवलपमेंट होता है। क्या देखते हैं, और इसमें प्लाट में बताते हैं हम लोग, आईएमएफ तथा गेट जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के असंतोषजनक कार्य होते हैं अपने कारण, 1964 में होता है। इसका कारण क्या होता है कि इन संस्थाओं में विकसित देशों को पक्ष लेते हैं, अल्प विकसित देशों का व्यापार और विकास संबंधी जो समस्या होती है उसका निदान करने में असफल रहती है। तो अंकटाड बताता है जो मुख्य जिनेवा होता है स्विट्जरलैंड में है, कहाँ है, वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक स्थायी अंग है, क्या है, परमानेंट स्थायी अंग है। ठीक है, अंकटाड का बात करते हैं अब, ये क्या है, यूएनसीजेडए के कार्य में होता है इसके अंदर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा द्वारा निर्धारित निम्न कार्यों की अपेक्षा की जाती है इसके अंदर। ठीक है, भिन्न क्या देखते हैं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं वाले विश्व में अल्प विकसित देशों की आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं के लिए सिद्धांत और नीति बनाता है। समानता क्या देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं में क्षेत्र में क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र को व्यवस्था के भीतर अन्य संस्थाओं के क्रियाकलापों में समन्वय करता है। ठीक है, समान व्यापार करते हो आप, है ना, नीतियां बनाते हो, आर्थिक समूह देखते हो, तो मौजूद करता है इसके अंदर। ठीक है, अंकटाड के उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें बताया प्राथमिक वस्तुओं के व्यापार की होती है, क्या होता है,
क्या होता है इसमें, प्राथमिक वस्तुओं की बात होती है, व्यापार करता है, ठीक है। और निर्मित वस्तुओं में व्यापार करता है। विकास का वित्त होता है। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण होती है, ठीक है। विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग होता है। अंकटाड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में 1964 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार से संबंधित विकास मुद्दों का विवेचन और विश्लेषण करता है, ठीक है। जिससे कि क्या बताता है, विकसित और अल्प विकसित देश जो होते हैं वो समझौते करते हैं और बातचीत इसमें होती है, ठीक है। 1970 के दशक में ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के भंग होने पर तेल संकट, स्फीतिकारी दबाव और अनेक अल्प विकसित देशों द्वारा ऋण के संचय में होने के अंकटाड स्तर और दक्षिण के बीच में एक विशाल वाद विवाद करके क्या करता है, मंच बन गया था। क्या हो गया था, मंच बन गया था। ठीक है। 1980 के दशक में क्या बताया था, दौरान कुछ नए औद्योगिकरण क्या हो गया था, विकासशील देशों में प्रभावशील वृद्धि घटी हुई थी, जबकि क्या बताया था, निराशापूर्ण दरें हुई थी। विकासशील देशों में क्या होता है, जो कीमतों व्यापार की शक्ति होती है, गिरावटों के अनुभव करता है और उसमें ऋणों को क्या होता है, अत्यधिक वृद्धि मिलती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता करते हो आप, तो वो प्रवाह क्या होती है, अपर्याप्त हो जाती है। दूसरी ओर बहुत से विकसित देशों को मंदियों की प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गर्मा गर्मी की सिवाय कुछ भी नहीं था। विकासशील देशों में निराशा थी क्योंकि सम्मेलनों में उनके द्वारा उठाए गए कुछ प्रत्येक मुद्दे पर विकसित देशों का लगभग कड़ा रवैया था, जैसा कि दी इकोनॉमी लंदन में संकेत दिया था इन लोगों ने, ठीक है। ठीक है, अंकटाड में एक राजनीतिक सर्कस था जिसके अंदर क्या बताया था, प्रत्येक अंकटाड एक घटना थी जो कि किसी समझौते पर आने में असफल रहा है। प्रत्येक सम्मेलन में लंबे विवादों के असहमतियों के बावजूद अंकटाड में एक जीएसपी समुद्र परिवहन नियम वाली अल्पिक जो देशों को सहायता देता है, उसमें क्या बताया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम जो हम देते हैं उसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता देते हैं, ठीक है। उसको लक्ष्य को क्या करता है, इसमें क्या देता है, इसकी प्रमुख भूमिका निभाता है। इसमें क्या करता है, जब सम्मेलनों के बीच में वाद विवाद होता है, जो हमें कुछ चीजें पसंद होती है, सारे देश एक साथ मिलते हैं तो कुछ चीजें हमें पसंद भी होती है, नहीं भी होती, तो वो एक दूसरे को तर्क रखते हैं और फिर ये सब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता में लक्ष्य के उद्भव के मुख्य में क्या देता है, मुख्य भूमिका निभाता है। अब इसके अंदर आ गया जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड गैट, ठीक है। प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य आर गैट। गैट की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1948 को किया गया था। गैट एक क्या है, बहुपक्षीय संधि है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ मिलके जो संधि करी जाती है, तो इसमें क्या बताया था, जिस पर 96 देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे और 31 अन्य देशों ने गैट के नियम अपनाए भी थे। कितनों ने अपनाए थे, 31 ने। और कितनों ने हस्ताक्षर किए थे, 96 देशों ने, ठीक है। याद रखना इसको, 96 कंट्री ने हस्ताक्षर किए थे और 31 लोग थे, उन्होंने गैट के नियम को अपनाया था, ठीक है। 96 कंट्री ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे और 31 ने क्या किया था, उसके नियमों को अपनाया था, ठीक है। गैट के नियमों, किसके नियम को, गैट के नियमों को, गैट के नियमों। गैट ना तो कोई संगठन था और ना ही कोई न्यायालय था। ये समानता क्या था, एक बहुराष्ट्रीय संधि थी जो विश्व व्यापार का क्या बताती थी, जहां अनुबंध करने वाले विभिन्न देश अपने व्यापार को क्या बताते थे, समस्याओं का बातचीत करते थे और हल ढूंढते थे। मतलब ये सब लोग अपनी आपस में संधि मिलाकर ही ढूंढते थे कि इसका ये सॉल्यूशन निकलेगा, इसका ये सॉल्यूशन निकलेगा। तो क्या होता था, विश्व व्यापार का एक 80% पूरा करता था ये संधि, ठीक है। उसमें क्या बताता था कि जब हल ढूंढने होता था तो अपने परिवार को बढ़ाने की क्या होती थी, इसके अंदर अपने व्यापार को बढ़ाने की संभावनाएं क्या हो जाती थी, वार्तालाप करने के लिए समय समय पर एकत्रित होते थे, क्या होते थे, एकत्रित होते थे एक दूसरे के बीच में, है ना। एक जनवरी को
1995 का गेट समाप्त हो गया था। कब हो गया था? 1 जनवरी 1995 में गेट क्या हो गया था? समाप्त हो गया था और विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, गेट के उद्देश्य क्या थे? परम मित्र राष्ट्र एम एफ एन सिद्धांत का बिना शर्त अनुसरण करना होता था इसमें। ठीक है, व्यापार को बिना किसी भेदभाव के आदान प्रदान और निष्पक्ष क्या होता था? कपट होकर कार्य करता था। मतलब इसके अंदर कोई निष्कपट नहीं होता था, इसके आपस में किसी भेदभाव के थ्रू आप काम करते थे। और जो परम मित्र राष्ट्र होते थे MFN, इनकी शर्त के अनुसार काम करते थे आप लोग, है ना। उसमें क्या देखा जाता था? घरेलू उद्योगों को केवल टैरिफ के जरिए ही संरक्षण देता था। क्या करता था? टैरिफ के जरिए ही क्या करता था? ये संरक्षण देता था। बहुपक्षीय वार्ताओं के जरिए टैरिफ और नॉन टैरिफ उपायों को उदार बनाना होता था। क्या बनाना होता था? उदार बनाना होता था। ठीक है, बहुपक्षीय जब बहुत सारे लोगों की वार्ताएं होती थी तो उसके जरिए टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों को ही उपायों को क्या करता था? हम लोग उदार बनाते थे। इसमें एग्जाम्पल लेते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। गेट के क्या विचार थे कि इसके रुपके के दौर में क्या बताया था? 8वें के समाप्त होने के साथ ही मोरक्को के मराकेश के यूरोपियन संघ देशों में अतिरिक्त भारत का 123 देशों के मंत्रियों ने 15 अप्रैल 1994 में क्या एक एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत क्या बताया था? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। जिसके जरिए क्या आया था? अस्तित्व में आया था, है ना। WTO क्या बताया गया था? WTO गेट का एक उत्तराधिकारी है। कौन है? WTO गेट का उत्तराधिकारी है। और ये क्या बताता है? एक सुव्यवस्थित करता है और स्थायी विश्व व्यापार की संस्था है। क्या है? सुव्यवस्थित करता है और एक स्थायी विश्व व्यापार की क्या है? ये संस्था है। यह कानूनी रूप से क्या बताया? मान्य संगठन है और ये वर्ल्ड बैंक और IMF के समकक्ष में क्या है? स्थान रखता है। भारत WTO के संस्थापक देशों में से एक है। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में WTO में 164 देशों को सदस्य प्राप्त होती है। कितनी होती है? ठीक है, व्यापार और वित्तीय प्रयासों के क्षेत्र में जोर देना होता है। व्यापार और वित्तीय प्रयासों के क्षेत्र में क्या देता है? जोर देना होता है। विश्व के साधनों का इष्टतम उपयोग दृष्टि से करना होता है। ठीक है, विश्व के जब साधनों का आप इष्टतम उपयोग करते हैं तो आप दृष्टि से देखते हैं कि आपके साधनों का कैसे अपने विश्व में पर्यावर्तन हो रहा है, कैसे हम चीजों को यूज कर रहे हैं, कैसे हम चीजों को आपस में बना रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा व संरक्षण करना। हम अपने पर्यावरण का कैसे कैसे इनको बचाते हैं, कैसे संरक्षण करते हैं, हम कैसे अपने यूज करते हैं चीजों का, कैसे हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, कैसे हम जब गाड़ी यूज करते हैं तो उसके अंदर जब खड़े हैं रेड लाइट पे तो हम उसकी लाइट्स बंद करते हैं एंड उसका क्या फ्यूल्स बंद करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है? धुआं होता है। तो उससे क्या होता है? अपनी पर्यावरण की रक्षा नहीं होती है। तो ऐसी ध्वनि अपना ये वायु प्रदूषण, है ना, भूमि प्रदूषण, तो इन सबको रोक लगा के जमीन का संरक्षण कर सकते हैं, है ना। पारस्परिक क्या हो जाता है? एक परस्पर लाभकारी व्यवस्था हो जाती है जिनके द्वारा टैरिफ और व्यापार की रुकावटें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में पक्षपातकारी व्यवहार को हटाकर उन देशों को प्राप्त करती है। ठीक है, WTO के कार्य क्या होते हैं? ये समझौते और बहुपक्षीय व्यापार का समझौता होता है। ठीक है, किसके प्रबंधन और संचालन को सरल बनाता है? क्या करता है? संचालन को सरल बनाता है ना। यह नागरिक क्या बताता है? विपणन, सरकारी खरीदारी जो होते हैं वो व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन को परिचालन के उचित ढांचों का प्रबंध करते हैं। इसमें देखते हैं नागरिकों का कैसे सरकारी जो खरीदारी होती है वो कैसे इसका परिचालन करता है ना। ये सदस्यों के लिए क्या करता है? मंत्री स्तरीय सम्मेलनों का स्वीकार करता है सदस्यों को और समझौते के लिए एक मंच पर प्रस्तुत करता है। क्या करता है? समझौता करता है एक ही लेवल पे आके, अलग अलग लेवल पे ये नहीं करता है समझौता। और जब ये समझौते की बात करता है तो झगड़ा निपटाने नियमों तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या का क्या करता है? प्रबंधन संचालन करता है। क्या करता है? संचालन करता है। विश्व व्यापार समझौता, WTO अग्रीमेंट। अब इसमें समझौता एग्रीमेंट करोगे आप। ठीक है, अब इसमें बताओगे जब वस्तुओं व्यापार के बहुपक्षीय इसमें समझौते होते हैं।
सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता किया जाता है इसमें गेट्स के जरिए, है ना। बौद्धिक जो संपत्ति होती है हमारी, उसके अधिकारों को क्या करता है, संबंधी को समझौता करता है, जैसे बोलते हैं ट्रिप्स, TRIPS, TRIPS, है ना। इसमें झगड़ों के क्या बोलते हैं, निपटान के जरिए क्या करते हैं, और संबंधित क्या करते हो, नियमों को, प्रक्रिया को समझाते हो। झगड़ों से निपटाने के लिए आप क्या करते हैं, नियमों और प्रक्रियाओं को समझौता करते हो कि हाँ इनके बीच में हम लोग समझौता करेंगे, ये हमारी प्रक्रिया है। बहुपक्षीय व्यापार समझौते क्या होते हैं, व्यापार नीति पुनरावलोकन तंत्र होते हैं। व्यापार नीति आप इसके अंदर यूज करते हैं, और पुनरावलोकन क्या करते हैं, इसके अंदर तंत्र का यूज करते हैं। तटकर या प्रशुल्क, टैरिफ, मतलब दोनों ही एक चीज होगी। प्रशुल्क वस्तुओं पर लगाया गया एक कर या शुल्क होता है। प्रशुल्क क्या होता है, वस्तुओं पर यह लगाया गया एक कर होता है, शुल्क होता है। जब वे राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती है या उसे छोड़ती है तो इस अर्थ में प्रशुल्क का अभिप्राय आयात शुल्क या निर्यात शुल्क से होता है। जब क्या करती है, राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती है कोई वस्तु तो या उसे छोड़ती है तो उसे अर्थ में क्या बोलते हैं, प्रशुल्क से अभिप्राय लगाया जाता है। चाहे वो आयात हो रहा, चाहे हम निर्यात कर रहे, उसमें शुल्क हम लगाएंगे, उसे प्रशुल्क बोलते हैं, टैरिफ लगाना। तो क्या होता है, परंतु व्यवहारिक उद्देश्य से क्या करते हैं, प्रशुल्क, आयात शुल्क और सीमा में क्या करते हैं, पर्यायवाची होता है। क्या होता है हमारा, पर्यायवाची होता है, हमारा पर्यायवाची होता है। ठीक है। प्रशुल्क क्या होता है, कई प्रकार के ही हो सकते हैं, जैसे कि उद्देश्य के अनुसार राजस्व संरक्षण करना, हम राजस्व के थ्रू देखते हैं प्रशुल्क, है ना, संरक्षण के थ्रू देखते हैं, तो उद्देश्य के अनुसार हो सकता है। ठीक है। फिर आप उसमें देखते हैं उत्पत्ति एवं स्थान के आधार पर, जब आप देखते हैं मूल्य अनुसार जब प्रशुल्क लगाते हैं, विशेष कैसे आप उसको देखते हैं, है ना। फिर देशानुसार कैसे होता है, विभेद पे आधार पर। एक कॉलम व दोहरा कॉलम प्रशुल्क वो क्या बताता है, परंपरागत अधिकतम, न्यूनतम और प्रशुल्क पर बहुशुल्क लगाना होता है ना। प्रतिशोध शुल्क होता है, प्रतिशोध के अकॉर्डिंग आप प्रतिकारी के रूप में प्रशुल्क लगाते हैं, है ना। प्रशुल्कों के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इफेक्ट क्या पड़ते हैं, प्रशुल्कों के प्रभावों का विश्लेषण कोणों से किया जाता है, जो कि बताता है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं। और दूसरा विषय क्या होता है, आंशिक संतुलन को देख के कहते हैं। तो प्रशुल्क व्यापार बताता है कि कीमत उत्पादन और उपभोग में परिवर्तन कर देता है तथा संसाधनों का पुनर्विभाजन कर देता है, और आय का पुनर्वितरण करता है, रोजगार में परिवर्तन कर सकता है ना, भुगतान की संतुलन स्थिति को बदल सकता है। तो ये आप देखते हैं इफेक्ट ऑफ टैरिफ, ये टैरिफ का फर्क पड़ता है। आंशिक संतुलन के अंतर्गत क्या देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ अ टैरिफ अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम। जब आंशिक संतुलन की बात करेंगे तो संदर्भ प्रशुल्क प्रभावों का विश्लेषण देखते हैं। एक छोटे देश में एक छोटे देश उद्योग से संबंधित होता है। जब एक छोटे देश की आप बात करोगे तो छोटे उद्योग से बात करें, मतलब उसमें छोटा आप बिजनेस चला रहे होंगे, बड़ा बिजनेस नहीं चल रहा होगा, छोटे देश के रिलेटेड छोटे उद्योग की बात करते हैं। जब एक छोटे देश द्वारा एक अकेली वस्तु का आयात करते हैं तो उसमें प्रशुल्क लगाया जाता है, तो ये बाकी की घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है। क्या करेगा, बाकी देशों को प्रभावित नहीं करेगा। मान्यता है, केवल एक छोटा देश होता है, ठीक है, यहाँ एक वस्तु पर प्रशुल्क लगाता है, और वस्तु का मांग तथा पूर्ति का उस देश से संबंध रखता है जहाँ आयात शुल्क लगाता है। क्या करता है, आयातों पर शुल्क लगाता है। कीमत के क्या करते हैं, प्रति वस्तु की विश्व पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, और परिवहन लागत नहीं होती इसमें। वस्तु की विदेश अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, क्या रहती है, कीमत अपरिवर्तित, चेंज होती रहती है। इसमें आप देख पा रहे हैं हमारा डिमांड कब है ना, ये हमारा मेरा सप्लाई कब है, और इस पे मेरी प्राइस ये है, ओपी प्राइस ये है मेरा, ठीक है, प्राइस मेरा इतना था, बढ़ के मेरा P1 हो गया। अब पी पे मैं इतना क्वांटिटी करी थी, इस पे क्या कर रही हूँ मैं, ज्यादा ज्यादा चीज परचेज कर पा रही हूँ, है ना। प्रोफेसर किंडरबर्गर ने प्रशुल्क के 8 प्रभाव गिनाए हैं। प्रशुल्क के 8 प्रभाव पड़ते हैं, कैसे, संरक्षण, उपभोग, राजस्व, पुनर्वितरण, व्यापार की शर्तों का प्रभाव, प्रतियोगिता का प्रभाव, है ना, आय प्रभाव, भुगतान संतुलन प्रभाव, ये सभी प्रभाव कीमत पर का ही परिणाम है। ये सभी प्रभाव क्या है, कीमत प्रभाव का ही परिणाम होता है। ये सभी प्रभाव क्या होता है, कीमत के प्रभाव का ही परिणाम होता है, ठीक है। कीमत प्रभाव क्या होता है, D1 से S1 का घरेलू मांग मूर्ति वक्र दिखा रहा है। ओपी क्या है, स्थिर बताया गया है, इसे आप पढ़ लेना
इसमें कैसे बताएं प्रशुल्क के अन्य प्रभाव क्या होते हैं। संरक्षण वाला प्रभाव आ गया। संरक्षण प्रभाव बताता है जब आयात शुल्क लगाकर घरेलू उद्योग को आप क्या करते हैं विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जा सकता है। आप प्रशुल्क लगाने पर घरेलू उत्पादन को क्या करते हैं उपयुक्त में वृद्धि करते हैं और उसके संरक्षण का क्या करते हैं प्रभाव पड़ता है। उपभोग का प्रभाव पड़ता है। जब प्रशुल्क का उपभोग प्रभावित करेंगे तो उस वस्तु का उपभोग क्या करते हैं घटाता है जिस पर क्या करता है प्रशुल्क लगाया जाता है और साथ ही ये उपभोक्ताओं को निवल संतुष्टि को भी घटाता है। चित्र एक में क्या देखते हैं प्रशुल्क लगाने के पश्चात उपभोग में Q1 Q2 कमी होती है और उसका प्रशुल्क उपभोग प्रभाव कहते हैं। राजस्व प्रभाव क्या होता है प्रशुल्क के जो परिणाम स्वरूप आप देखते हैं सरकारी की जो प्राप्तियां होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है प्रशुल्क का राजस्व प्रभाव होता है। और राजस्व प्रभाव पी एक्स Q1 Q2 अथवा चतुर्भुज छाया के इसमें छाया के क्षेत्र पर आर में बताएंगे। पुनर्वितरण क्या है प्रशुल्क लगाने के बाद उत्पादक को अपनी वस्तु को अधिक कीमत प्राप्त होती है। और क्या होता है पुनरावृत्ति प्रभाव से चित्र एक में P1 में MA द्वारा दिखाया गया है और ये राशि उत्पादन के द्वारा उत्पादक कितना करता है बताता है। भुगतान संतुलन का प्रभाव क्या पड़ता है प्रशुल्क से क्या करता है भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि प्रशुल्क से प्रशुल्क लगाने वाले देश के आयात घटते हैं और निर्यात देश के निर्यात कम होता है तो क्या बताता है प्रशुल्क क्या बताता है इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यय घटाता है भुगतान संतुलन में स्थिरता दिखाता है। चित्र एक में भुगतान संतुलन प्रभाव दिखाया हुआ है ना। व्यापार की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रशुल्क का व्यापार की शर्तों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जिससे प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार की शर्तों में सुधार होता है क्योंकि वह निर्यातकर्ता देशों में आयात शुल्क को कुछ अंश का भुगतान करने पर बाध्य कर सकता है और इस अर्थ में आयात कुछ सस्ते दामों पर प्राप्त हो सकते हैं। यदि निर्यातकर्ता देश में पूर्ति बहुत बेरोजगार होगी तो आयातकर्ता देश में मांग बहुत लोचदार होगी तो प्रशुल्क लगाने पे क्या हो जाएगा आयात में परिवर्तन नहीं होगा। इसी कारण क्या बताते हैं जब निर्यातकर्ता देश होते हैं तो पूर्ति व पूर्णता क्या होती है लोचदार होती है। तो प्रमुख प्रशुल्क क्या लगाता है व्यापार की शर्तों में कोई सुधार नहीं होता है। इसमें प्रतियोगिता का प्रभाव क्या पड़ता है जब प्रशुल्क का प्रतियोगिता प्रभाव पड़ता है तो आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाकर घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाता है। यह प्रभाव संरक्षण से क्या करता है संबंध रखता है। आय प्रभाव क्या है प्रभाव वह है जो प्रशुल्क लगाने के परिणाम स्वरूप देश को क्या करता है राष्ट्रीय आय देनी पड़ती है। ठीक है यहीं पे हमारा एंड हो जाता है। सो हमारी थ्योरीज कवर अप हो चुकी है आप लोग देख चुके हैं जैसे कि है ना। अब हम लोग क्या करते हैं एंड करते हैं। ठीक है अब हम लोग कल कैरी ऑन करेंगे। आज हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। ठीक है मुश्किल से एक या दो टॉपिक बचा होगा अगर बचा होगा तो बाकी हमने जो इम्पोर्टेंट था वो हमने सारा रिवीजन कर लिया। अब हम 5th यूनिट पे आएंगे कल। ठीक है आज हमने 4th यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी कल 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है सो अच्छे से पढ़ लेना रिवाइज कर लेना। ठीक है थैंक यू सो मच गुड नाइट एवरीवन।